नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का एक लंबे समय अंतराल के बाद स्वागत है स्मार्ट क्लास SPY में। मैं आपके साथ आचार्य सत्यपाल यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 8th के लिए और इसके साथ साथ सभी उच्च कक्षाओं में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वह टॉपिक है हमारा, हम सब देख रहे हैं, वह है हमारा टॉपिक मानव रक्त, जिसको हम ह्यूमन ब्लड के नाम से जानते हैं। रक्त ही वह कारक है जिसके कारण हम जिंदा हैं। लोग कहते हैं कि इसका रक्त ठंडा पड़ गया, अर्थात वह जो है क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रॉपर तरीके से दौड़ता है, सभी सेल्स में जाता है, सभी प्रकार के ऊतकों में जाता है, ऊतक से बने अंगों में जाता है, तो इंसान जिंदा रहता है, प्रत्येक जीव इससे जिंदा रहता है। आइए चर्चा करते हैं इस मानव रक्त और ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो मानव रक्त, जिसको हम अंग्रेजी में ह्यूमन ब्लड के नाम से जानते हैं, इसको उर्दू में हम खून के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। रक्त का अध्ययन करने वाली एक शाखा होती है, जिस शाखा को हम सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये दो ब्रांचेस हैं विज्ञान की, वो शाखाएं जिसके अंतर्गत हम रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं। रक्त की एक परिभाषा है, कहते हैं कि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब होता है पतला, और संयोजी का मतलब कैसा है, कनेक्टिव, एक दूसरे को जोड़ने वाला। हमारा जो रक्त है यह हमारे सभी सेल्स को आपस में जोड़ करके रखता है, इसलिए इसको कहा गया है संयोजी ऊतक। क्लास 9th में आपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा होगा। तो हमारा जो रक्त है वह कैसा है, तरल है, और कैसा है, संयोजी ऊतक है। संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है जो एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। और इसके साथ साथ कैसा है, यह एक कोलाइड विलयन है। कोलाइड विलयन क्या होता है, यह भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। कोलाइड विलयन इस प्रकार का एक विलयन होता है कि जिसको जितने बार छाना जाए उतने बार कुछ ना कुछ उसमें अवशेष निकल के आता है। जैसे आप लोग चाय छानते हो, कोई भी चीज, मलाई छानते हो, जितने बार दूध फट जाए उसको छानते हो, जितने बार आप उसको छानोगे उसमें कुछ ना कुछ छन्नी में अवशेष आ जाएगा। ऐसा ही हमारा ब्लड है, यह कोलाइड विलयन है। इसको जितने बार फिल्टर किया जाए इसमें कोई ना कोई अवयव जो है निकल करके आ जाता है। तो कैसा विलयन है, एक कोलाइड की तरह विलयन है। एग्जाम में आप इतना ही परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यह कोलाइड विलयन की तरह होता है। आगे देखते हैं कि रक्त की जो प्रकृति होती है, यह रक्त जो है हमारा क्षारकीय प्रकृति का होता है। अध्याय 2 में आपने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्षारकीय प्रकृति का हमारा रक्त होता है, जिसका pH जो है 7.4 होता है। हम सब जानते हैं कि जो क्षार होते हैं, क्षार उन सब का pH जो है वो 7 के ऊपर होता है, और जो अम्ल होते हैं उन सब का pH 7 के नीचे होता है। ये भी आप अध्याय 2 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो जो pH है वो 7.4 है। यह भी आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है, आपको कई बार एग्जाम में जो है यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं कि जो वयस्क मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य जो 18-20 से अधिक उम्र का होता है, उस वयस्क मनुष्य में जो ब्लड की मात्रा है, वह लगभग 5.5 लीटर। 5.5 लीटर रक्त जो है मेरे शरीर में भी, और भी जो उम्र में थोड़ा सा 17-18 साल, 19-25, 40 साल के हैं, उनके सबके शरीर में 5.5 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है। इसके बाद जो एक वयस्क महिला होती है, जिसकी उम्र भी 18 साल से अधिक होती है, उसमें ये रक्त जो है 5 लीटर पाया जाता है, यानी कि वयस्क पुरुष से लगभग आधा लीटर कम। अब ये आधा लीटर कम क्यों पाया जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक है, वो है आपका Hg, यानी कि हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण जो है ये रक्त जो है क्या है, 0.5 जो है महिलाओं में कम पाया जाता है। अब क्यों, इसका विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे जब हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे। अगली जानकारी आती है कि जो इसका निर्माण है, हमारे शरीर में जो निर्माण है, इस ब्लड का निर्माण होता है, ये 2 अलग अलग हिस्से में होता है। एक तो देखिए, जो बालक, छोटा शिशु होता है, जो माँ के गर्भ में होता है, पहले माँ से ही, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें माँ के लीवर में जो भ्रूण अवस्था होती है बच्चे की, उसमें बच्चा अविकसित होता है, ज़्यादा विकसित नहीं होता। तो लीवर में
जो है उस बच्चे के लीवर में ही जो है भ्रूण अवस्था में उसके ब्लड का निर्माण होता रहता है। जबकि जो वयस्क होता है मनुष्य हमारी तरह है, तो उसके रक्त का निर्माण जो है ये बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो क्या होता है? जो हड्डी होती ना, अगर हड्डी को आप बीच से काट दें तो हड्डी को काटने के बाद आपको ऐसे जो है अनेक जो है धारी नुमा ऐसे सर्किल जैसे कुछ पार्ट दिखाई देंगे। ऐसे आप YouTube पे कभी सर्च करिएगा तो आपको ऐसे जो है ये बोन मैरो भाग कहलाता है। इस बोन मैरो में जो है काय का निर्माण होता है? उसके वयस्क व्यक्ति के ब्लड का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में तो ब्लड का निर्माण जो है अस्थि मज्जा इसको कहते हैं, बोन मैरो में होता है। आइए दूसरी बात, इसका स्टोर कहाँ है? जो ब्लड बनता रहता है इसका स्टोर कहाँ होता है? तो कहते हैं ब्लड का जो स्टोर है, जो हमारा पेट है जिसको उदर गुहा बोलते हैं, उदर गुहा के में एक पार्ट होता है इस तरफ प्लीहा जिसको कहा जाता है, प्लीहा जिसको तिल्ली भी कहते हैं अपन, तिल्ली या उसको जो है स्प्लेन के नाम से जाना जाता है, स्प्लेन के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको रक्त के बारे में याद रखना है। आइए अपन थोड़ा सा विस्तार से चलते हैं रक्त के बारे में पढ़ने के लिए। हम लेते हैं रक्त के भाग, द पार्ट ऑफ ब्लड। तो रक्त हमारा जो है ये दो भाग में डिवाइड है। नंबर एक, जिसमें पहला भाग है हमारा ठोस अवयव। ठोस अवयव के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारी सभी प्रकार की रक्त कणिकाएं सम्मिलित हैं। और दूसरा पार्ट हम यहां से लेंगे द्रवीय अवयव। द्रवीय अवयव में जिसमें हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट सम्मिलित है। तो आइए हम चलते हैं, हम प्लाज्मा वाले पार्ट को समझते हैं। तो हम देखें कि किस प्रकार से जो मानव का रक्त है ये दो भाग में हमने डिवाइड किया है इसको। इसमें एक है हमारा ठोस अवयव जिसको हम ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम रुधिराणु भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है द्रवीय अवयव जिसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो रुधिराणु है हमने इसको तीन भाग में वर्गीकृत किया है, जिसमें एक है हमारा RBCS जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हमारा WBCS जिसको हम जानते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है हमारा रक्त पट्टिकाएं अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्लाज्मा के विषय में कि प्लाज्मा है क्या। तो देखिए जो प्लाज्मा होता है यह हमारे ब्लड का अजीवित भाग है, अजीवित तरल भाग है, अजीवित और तरल भाग है। अजीवित तरल भाग होता है और लगभग हमारा जो ब्लड है यदि उसको हम पूरा 100% माने तो 100% में 60% जो भाग है ये हमारा प्लाज्मा का होता है। जो प्लाज्मा होता है यह एक पीले रंग का पदार्थ होता है, पीले रंग का एक द्रव होता है, हल्का पीला रंग इसका अंतर्गत होता है। जब कभी भी आपने देखा होगा हमें पीलिया वगैरह रोग हो जाता है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में जो प्लाज्मा है वो निश्चित रूप से हमारे ब्लड में बढ़ता है, जिसके कारण जो है हमारा शरीर जो है पीला पड़ जाता है। तो पीले रंग का एक द्रव होता है। इसके साथ साथ इसमें जो इसका 60% भाग होता है प्लाज्मा में लगभग 90% तो पानी होता है, 90% प्लाज्मा में पानी होता है। 7% इसमें प्रोटीन वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कई प्रकार के कार्यों में हेल्प करते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रोटीन्स होते हैं, इसमें 0.9% जो है लवण होते हैं और इसके साथ 0.1% जो है इसमें ग्लूकोज भी होता है। कुछ 1.5-2% की मात्रा में कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यह प्लाज्मा का भी बड़ा मुख्य कार्य है भाई हमारे शरीर में। जो प्लाज्मा होता है यह सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करता है कि जैसे ही हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, यानी हमारा भोजन पचता है, तो भोजन को पचाने के बाद, पचने के पश्चात यह हमारे शरीर में भोजन का संवहन का कार्य करता है। एक एक सेल्स तक जो है भोजन पहुंचाने का कार्य जो है प्लाज्मा की सहायता से किया जाता है। साथ ही कुछ हार्मोन्स जो हमारे शरीर में बनते हैं, हार्मोन्स आप लोग आगे जो है जब जनन का प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को भी हमारी सभी प्रकार की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य जो है वो कौन करता है?
प्लाज्मा करता है। तो ये प्लाज्मा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप सब लोग निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो प्लाज्मा होता है, अगर इस प्लाज्मा में से जो है एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है 5-विरेनोजन प्रोटीन। 5-विरेनोजन प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने में इंपॉर्टेंट काम करती है, मैं भी उसको बताऊंगा आगे। यदि वो 5-विरेनोजन प्रोटीन इसमें से निकल दी जाए तो जो प्लाज्मा का शेष भाग बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। ये आपको स्मरण रखना है, कई सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। आइए हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, जो है हमारा कणिकाओं का, जिसमें एक है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा है रक्त पट्टिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, आइए जानते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, जैसा इनका नाम है लाल रक्त, यानी कि इनका जो रंग है वो लाल रंग होता है। इनका जो आकार है बिल्कुल उभयतल होता है, जैसे हम मिट्टी के कोई दीपक बनाते हैं, दिया बनाते हैं, बिल्कुल इस प्रकार का आकार जो है लाल रक्त कणिकाओं का होता है, आरबीसीएस का होता है। लाल रक्त कणिकाओं की विशेषता यह है कि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हम चर्चा कर रहे थे हीमोग्लोबिन की, तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण ही इसमें जो है लाल रंग होता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसमें होता है हीम, हीम एक वर्णक है जो इसको लाल रंग देता है, और दूसरा है इसमें ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन का नाम है, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, तो इस कारण से इसका नाम जो है यह हो गया हीमोग्लोबिन। आप सब जानते हैं कि हमने आपको श्वसन में बताया था कि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेना, ब्लड में शामिल करना और एक एक सेल्स तक पहुंचाना, और सेल्स से कोशिकीय श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेना और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पहुंचाना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः जो है लंग्स तक पहुंचाना, ताकि फेफड़ों के माध्यम से वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल सके। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इन लाल रक्त कणिकाओं का जो लाइफ टाइम है बहुत कम होता है, लगभग 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन जो है ये हमारी बॉडी में रहती हैं। इनका निर्माण जो होता है वह है आपके यकृत में। यकृत और प्लीहा जो हमारे पार्ट होते हैं, यकृत जिसको लीवर और प्लीहा, यकृत और प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ये हमारे शरीर में बनती हैं। और ये लाल रक्त कणिकाएं जो हैं इनकी मृत्यु जो है ये इनकी मृत्यु यकृत में होती है, यकृत में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाया करती है। इसके साथ साथ जहां इनका निर्माण वहीं लगभग इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कोशिका में हमने पढ़ा है कि कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, ऊंट की एक प्रजाति होती है, इसका नाम होता है लामा। लामा एक प्रजाति है ऊंट की, जिसकी कोशिकाओं में लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। यह एक अपवाद स्वरूप बात है, इसको विशेष रूप से ध्यान में नहीं रखना है हमें। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वह वर्क क्या है, वह है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यानी कि यह जो है परिवहन का कार्य करता है। साथ साथ इसमें जो कि हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में प्रोटीन, आयरन और विटामिन्स B12 यह जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से कुछ फैलिक अम्ल भी इसमें पाया जाता है, यह भी जानकारी आप रखें, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से लाल रक्त कणिकाओं का वर्णन हमने यहां पर किया। आइए अब आते हैं हम श्वेत रक्त कणिकाओं पर, जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इनका आकार बिल्कुल जैसे एक अमीबा का आकार होता है, सेम इसी टाइप का, एकदम छोटा और अमीबा की तरह इनका आकार होता है। और इनका निर्माण जो है हमारे शरीर में बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इनका भी जो जीवन काल है बहुत छोटा है, तो इनकी जो आयु है वह 2 से 4 दिन ही मात्र में होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं को हम सैनिक कणिकाएं कहते हैं। सैनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। हमें, हमारे शरीर को, हमारी सेल्स को बाहर से आने वाले रोगाणु जो भोजन के माध्यम से आते हैं, हवा के माध्यम से आते हैं, पानी के माध्यम से आते हैं,
इनको। तो जो रक्त पट्टिकाएं हैं ये हमारे मानव के शरीर में और जितने भी प्रकार के अन्य स्तनधारी जीव होते हैं जैसे चमगादड़ इत्यादि, इन सब में जो है ये रक्त पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इन रक्त पट्टिकाओं में केंद्रक होता नहीं है क्योंकि ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इनका निर्माण भी जो है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इनकी आयु बहुत कम है, इनकी आयु लगभग जो है यह जो है बताई गई है यह 2 से 4 दिन तक होती है, सिर्फ 2 से 4 दिन होती है। 2 से 4 दिन के पश्चात जो है ये समाप्त हो जाती हैं। कई स्थानों पे आपको 3 से 5 दिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका जो मुख्य कार्य आप सब जानते हैं, इसका जो मुख्य कार्य होता है वह रक्त का थक्का जमाने में, यानी कि रक्त का थक्का जिसको क्लॉट कहा जाता है, रक्त का थक्का जमाने में इसका विशेष कार्य होता है। अब रक्त का थक्का कैसे जमाते हैं, इस प्रकार का छोटा सा पार्ट हमने ब्लड के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में आप और आगे इसको समझ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।